दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त पुनीत। और कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और देश में कोरोना का कहर जारी है, तो इस कहर से अपने आप को बचाए रखिए, सुरक्षित रखिए, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो देश चल सकेगा, समाज चल सकेगा। इसलिए ज़रूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकलिए, कोई काम हो तो घरों से बाहर ना निकलिए, और अगर निकलना भी पड़े तो मास्क पहन कर निकलिए, अपना चेहरा ढक कर निकलिए, सैनिटाइज अपने आप को करते रहें, हाथ धोते रहें, ताकि आपका बचाव हो सके। कॉमेडी कलर्स आप सुनते हैं रेडियो उड़ान पर, मेरे यानी पुनीत के साथ। और आज है शुक्रवार और मैं हो चुका हूं एक बार फिर से आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर। और आप रेडियो उड़ान को अपना फीडबैक दे सकते हैं हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर, या हमारी mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां से आप रेडियो उड़ान के प्रोग्राम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स हासिल कर सकते हैं, और हमारे कम्युनिटी कलर्स जैसे प्राइम शोज को लाइव सुन सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल www.youtube.com/radio उड़ान, हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए www.facebook.com/radio उड़ान, और इसके साथ साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़कर भी आप अपने फीडबैक दे सकते हैं। बहरहाल आपके फीडबैक्स हमें समय समय पर मिलते भी रहते हैं, और उन्हीं फीडबैक्स और सजेशंस के मुताबिक हम अपने प्रोग्राम्स को और अपने इवेंट्स को तैयार किया करते हैं। हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप हमें अपने सजेशंस और फीडबैक्स देते हैं। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि आप हमारे प्रोग्राम हमारी ऐप्स प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों से डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं, या जो कंप्यूटर यूज़र हैं उनके लिए प्लेलिस्ट हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर अवेलेबल है, जहां से डायरेक्ट प्ले का बटन प्रेस करके भी आप हमें सुन सकते हैं, या हमारी विनैम्प या VLC मीडिया प्लेयर के लिए डिज़ाइन की गई प्लेलिस्ट से भी आप रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स का लुत्फ उठा सकते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर। सबसे पहले सुनते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। विकलांग महिला एथलीटों के संबंध में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देश ने जगाई उम्मीद। विकलांग महिला एथलीटों के लिए बदलेगा माहौल। कश्मीर में मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति है गंभीर, विशेषज्ञों ने पेश की राय। विकलांग व्यक्तियों के लिए नेशनल फेलोशिप 2021-22 के लिए आवेदन की घोषणा। दिल्ली हाईकोर्ट ने 6 सप्ताह के भीतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सामाजिक विकलांगता ऑडिट के लिए दिए आदेश। आनंद महिंद्रा रह गए क्वाड्रपल एम्प्यूटी का हुनर देखकर हैरान, नेट पर ही कर दिया जॉब का ऑफर। जम्मू कश्मीर में राज्य निःशक्तजन आयुक्त माने के स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर की नहीं हो सकी है अभी तक नियुक्ति। पंजाब सरकार द्वारा नौकरी से वंचित किए जाने पर विशेष रूप से विकलांग शतरंज खिलाड़ी मलाइका हांडा ने ट्वीट करके किया आरोप, कहा मुझे पंजाब सरकार ने बेवकूफ बनाया है। तो न्यूज़ हेडलाइंस के बाद वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आऊंगा डिटेल्ड न्यूज़ बुलेटिन के साथ। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सभी कुशल होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड के इस काल में सुरक्षा और सावधानी दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह दोनों ही चीज़ें सुनिश्चित करने के लिए हम अपने घर में कुछ छोटे छोटे उपकरण जैसे कि थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर हमेशा ही रखते हैं, परंतु इन उपकरणों को इस्तेमाल करना हमारे लिए बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि हमें हमेशा ही साइटेड असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है जब इन उपकरणों की बात आती है। परंतु अब सक्षम आप सभी के लिए लेकर आ रहा है एक कोविड कॉम्बैट किट, जिसमें कि आपको एक टॉकिंग थर्मामीटर और एक टॉकिंग पल्स ऑक्सीमीटर दोनों ही चीज़ें एक साथ उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह किट आप हमारी वेबसाइट www.sactech.in से जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। इस किट का प्राइस मात्र 2445 रुपये है। दोस्तों, आप इस किट से जुड़े हुए कोई भी सवालों के लिए हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर 9266626368 पर कॉल कर सकते हैं। आशा है आप सभी कुशल रहें दोस्तों। धन्यवाद। वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट शो कॉमेडी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हाजिर हो चुका हूं आपका दोस्त पुनीत। ब्रेक के बाद और न्यूज़ हेडलाइंस हो चुकी हैं, और अब आइए चलते हैं डिटेल्ड न्यूज़ बुलेटिन के साथ गौरी की ओर। हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे गौरी और आप इस वक्त सुन रहे हैं आपका फेवरेट न्यूज अपडेट शो कम्युनिटी कलर्स। दोस्तों, हेडलाइंस हो चुकी है और अब वक्त हो चला है डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन का। आइए सुनते हैं खबरें विस्तार से।
पंजाब सरकार द्वारा नौकरी से वंचित किए जाने पर विशेष रूप से विकलांग शतरंज खिलाड़ी मलाइका हांडा ने ट्वीट करके किया आरोप। कहा, मुझे पंजाब सरकार ने बेवकूफ बनाया है। दोस्तों, हाल ही में ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में हांडा ने पंजाब के खेल मंत्री परगट सिंह पर ये कहते हुए आरोप किया है कि सरकार के पास सुनने में अक्षम लोगों के लिए कोई नीति नहीं है और इसीलिए नौकरी या नगद इनाम उन्हें नहीं दिया जा सकता है। दोस्तों, विकलांग शतरंज खिलाड़ी मल्लिका हांडा ने रविवार को कहा कि पंजाब के खेल मंत्री परगट सिंह ने उन्हें बताया कि राज्य सरकार उन्हें नौकरी या नकद इनाम नहीं दे सकेगी क्योंकि उनके पास सुनने में अक्षम खिलाड़ियों के लिए ऐसी कोई नीति ही नहीं है। वर्ल्ड डेफ चैंपियनशिप के एक स्वर्ण और 2 रजत पदक जीतने वाली हांडा ने 31 दिसंबर को खेल मंत्री से मुलाकात की, जहां उन्हें सूचित किया गया कि वो नौकरी और नगद पुरस्कार के लिए अपात्र है क्योंकि उनके पास डेफ गेम्स के लिए कोई नीति नहीं है। इस पर हांडा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं बहुत आहत महसूस कर रही हूँ। 31 दिसंबर को मैं पंजाब के खेल मंत्री से मिली। अब उन्होंने कहा है कि पंजाब सरकार नौकरी नहीं दे सकती और न ही नगद पुरस्कार दे सकती है। पूर्व खेल मंत्री ने तो मेरे लिए नगद पुरस्कार की घोषणा की थी। इसके लिए मेरे पास निमंत्रण पत्र भी है, जहां मुझे एक आयोजन में आमंत्रित किया गया था, लेकिन कोविड के कारण ये आयोजन रद्द कर दिया गया था। ये बात जब मैंने वर्तमान खेल मंत्री परगट सिंह को बताई तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये पूर्व मंत्री थे, मैंने घोषणा नहीं की थी और सरकार भी नहीं कर सकती। हांडा के मुताबिक पंजाब के पूर्व खेल मंत्री ने उन्हें नगद पुरस्कार देने की घोषणा की थी। इसके बाद हांडा ने यह भी कहा था कि उनके 5 साल बर्बाद हो गए। उन्होंने आगे कहा कि मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि इसकी घोषणा क्यों की गई। मेरे कांग्रेस सरकार पर 5 साल बर्बाद हो गए। वे मुझे बेवकूफ बनाते रहे हैं। वो डेफ व्यक्तियों के खेल की परवाह नहीं करते। पंजाब सरकार ऐसा क्यों कर रही है? फ्रेंड्स, मल्लिका के इस साइन लैंग्वेज में बनाए गए वीडियो में वे इस बात को लेकर काफी चिंतित तथा गुस्से में नजर आती हैं। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं रश्मि की कहानी। रश्मि मुश्किल से ही देख पाती है, लेकिन तकनीक उसके लिए वरदान साबित हुई है। रश्मि लगभग 8 साल की थी जब उसने पहली बार देखा कि उसकी दृष्टि थोड़ी धुंधली हो गई है। स्कूल में आगे की पंक्ति में बैठने के बावजूद उसे अक्सर ब्लैक बोर्ड पर शब्दों को समझने के लिए झुकना पड़ता था। यहाँ तक कि पाठ्य पुस्तकें भी उसे गूढ़ लगने लगी थी। कुर्ग में अपने परिवार के साथ दूर बेंगलुरु के एक बोर्डिंग स्कूल में होने के कारण उसके लिए बाधा के बारे में बात करना और भी मुश्किल हो गया और किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। रश्मि कहती है, मुझे याद है कि मैं खोई हुई और भ्रमित महसूस करती थी। मुझे नहीं पता था कि मैं किसे बताऊं, कैसे बताऊं। नतीजतन उसने स्कूल में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। 15 साल की उम्र में जब उसके पिता ने इस संघर्ष पर ध्यान दिया और एक नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह ली, तब रश्मि को चश्मा दिया गया और बताया गया कि ये एक ऐसी स्थिति है जो रेटिना को प्रभावित करती है और इसे ठीक नहीं किया जा सकता है। चश्मे ने स्कूल के दौरान उसकी मदद की, लेकिन जब तक रश्मि ने स्नातक की पढ़ाई के लिए बेंगलोर के एक कॉलेज में दाखिला लिया, तब तक उसकी आंखों की रोशनी खराब हो चुकी थी। रश्मि कहती है, पाठ्य पुस्तकें मोटी हो गई और नजर कमजोर हो गई। मैं कुछ भी नहीं पढ़ सकी। रश्मि के दोस्त अक्सर जोर जोर से पढ़ते थे और उसकी पढ़ाई में मदद करते थे। उसने परीक्षा लिखने के लिए एक मुंशी से अनुरोध किया। अंतिम वर्ष में उसने एक अन्य नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श करने का निर्णय लिया और उसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का निदान किया गया, जो एक दुर्लभ अपक्षयी नेत्र विकार है जो धीरे धीरे हानि और अंततः दृष्टि हानि का कारण बनती है। रश्मि कहती है, पहली बार मुझे स्पष्टता का एहसास हुआ, लेकिन साथ ही साथ भविष्य के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। जो कोई पेपर नहीं पढ़ सकता है, उसे नौकरी कौन पेश करेगा? इसी सोच ने उसे बेंगलोर के एक एनजीओ में 8 महीने के कोर्स में दाखिला लेने के लिए प्रेरित किया, जहां उसने पहली बार स्क्रीन रीडर का इस्तेमाल करना सीखा। इसके बारे में रश्मि कहती है कि ये एक बहुत ही सशक्त अनुभव था, जिसने मुझे एहसास कराया कि तकनीक कितनी महत्वपूर्ण है।
प्रशिक्षण ने उसे नौकरी दिलाने में मदद की और उसने व्यवसाय विकास में काम करना शुरू कर दिया। अपनी हालत के बावजूद और शायद इसी वजह से रश्मि सामाजिक कार्य करना चाहती थी और जल्द ही इस विषय में मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए रश्मि ने अपनी नौकरी छोड़ दी। मुझे पता था कि मैं सभी अस्वीकृति के बावजूद कुछ और करना चाहती थी। विकलांग लोगों को अक्सर ये विश्वास दिलाया जाता है कि उन्हें नौकरी पाने के लिए आभारी होना चाहिए, लेकिन मैं इसे एक बाधा नहीं बनने दे सकती। रश्मि कहती है कि वो 2013 में एक समावेश और विविधता प्रबंधक के रूप में सिस्को में शामिल हुई और तब से कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों को शामिल करने की दिशा में वो काम कर रही हैं। आज रश्मि के पास केवल 5% परिघीय माने के पेरिफेरल विजन बाकी है। वो अपने पति और बेटी के साथ बेंगलोर में रहती हैं। वो कहती है कि ज्यादातर लोग अंधेपन की गैर द्विधाकारी प्रकृति से अनजान हैं। ये एक स्पेक्ट्रम है। लोग अक्सर भ्रमित होते हैं। एक दृष्टिहीन व्यक्ति बिना स्टिक के कैसे चल सकता है या बिना किसी परेशानी के दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में भाग कैसे ले सकता है। रश्मि प्रौद्योगिकी की शक्ति में गहरी आस्था रखती है। वो बताती है कि इतने वर्षों में मैंने बहुत कुछ पाया है। मुझे आशा है कि एक दिन स्क्रीन रीडर सब कुछ पढ़ सकेगा, चित्र, ग्राफिक्स, डेटा और पाठ। मुझे आशा है कि विकलांग लोगों की जरूरतों का ध्यान रखते हुए एप्लीकेशन विकसित किए जा रहे हैं। विकलांग व्यक्तियों के लिए नेशनल फेलोशिप 2021-22 के लिए आवेदन की घोषणा। फ्रेंड्स, अधिकारिता विभाग की ओर से यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आमंत्रित कर रहा है विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन चयन वर्ष 2021-22 के लिए। इस आयोजन के तहत फेलोशिप के लिए विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के अंतर्गत अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूरी भागीदारी विकलांग छात्र को प्रदान की जाएगी। इस प्रकार जो विकलांग व्यक्ति अधिनियम के तहत लाभ प्राप्त करना चाहता है, उसे इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी से विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। इस फेलोशिप में अनुसूचित जातियों के लिए 15% आरक्षण के प्रावधान के साथ 200 स्लॉट्स हैं और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% है। चयन विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवारों द्वारा उनकी स्नातकोत्तर पीजी परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत तथा आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा। इस फेलोशिप का आवेदन पत्र यूजीसी के नामित पोर्टल पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से उपलब्ध कराया जा चुका है। चयन प्रक्रिया के बाद यूजीसी अंतिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों की नामावली जारी करेगा। यूजीसी के द्वारा ऑनलाइन में दिए गए सूचनाओं के सत्यापन के बाद ही इसे जारी किया जाएगा। इस फेलोशिप में शामिल होने वाले उम्मीदवार किसी अन्य फेलोशिप के हकदार नहीं होंगे। फेलोशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन वेब पोर्टल पर दर्ज किए जा सकते हैं। इस वेब पोर्टल का एड्रेस है www.ugc.ac.in/ugc_scheme/। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 31 जनवरी 2022। विकलांग महिला एथलीटों के संबंध में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देश ने जगाई उम्मीद। विकलांग महिला एथलीटों के लिए बदलेगा माहौल। फ्रेंड्स, मद्रास उच्च न्यायालय का विकलांग महिला एथलीटों से संबंधित निर्देश डिसेबल्ड एथलीट समीहा बारविन की मां एन सलामत के लिए एक बड़ी उम्मीद लेकर आया है। अदालत ने राज्य और केंद्र सरकारों से विकलांग महिला एथलीटों की भागीदारी की अनुमति देने की नीति को कारगर बनाने को कहा है। समीहा बारविन की मां ने मंगलवार को कहा कि मैं नहीं चाहती कि अन्य माता-पिता अपने विकलांग बच्चों को खेलों में भाग लेने से रोके, और वो भी केवल इस वजह से कि उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। समीहा बारविन की पैलोड में विश्व बधिर एथलेटिक्स चैंपियन में प्रतिस्पर्धा करने की उम्मीदें नई दिल्ली में उसके सिलेक्शन के बाद चकनाचूर हो गई थी। लॉन्ग जंप के मानदंडों को पूरा करने के बावजूद उसे बताया गया कि वो योग्य नहीं है और दल का हिस्सा नहीं बन सकती, क्योंकि अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद एक अकेली महिला एथलीट को दल के हिस्से के रूप में नहीं भेज सकती।
इसके बाद उनके परिवार ने लैंगिक भेदभाव का आरोप लगाते हुए अदालत का रुख किया। इस मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया, जिसके बाद समीहा ने विश्व चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए पेलोड की यात्रा की। समीहा की मां सलामत ने कहा कि कई एथलीटों के लिए किसी भी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा करने का रास्ता आजकल चुनौतीपूर्ण है। उनमें से कईयों को इन आयोजनों के दौरान उचित आवास, प्रशिक्षण, जगह या अच्छा भोजन भी नहीं दिया जाता। माता पिता के रूप में हम इसका अधिकांश भुगतान कर देते हैं। उन्होंने आगे पूछा कि अगर किसी इवेंट में प्रतिस्पर्धा करने के लिए इतनी सारी बाधाएं हैं तो एथलीट सही दिमागी फ्रेम में कैसे खेलेगा। आगे उन्होंने कहा कि मद्रास न्यायालय द्वारा जारी निर्देश विकलांग एथलीटों के सामने आने वाली कई चिंताओं को दूर कर सकते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए समीहा बारवीन के वकील आर प्रभाकरन ने कहा कि सरकार के जारी निर्देशों में आवश्यक प्रशिक्षण, मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना शामिल है, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट और मनोवैज्ञानिक सहायता, विकलांगों के लिए अनुकूल सामग्री का प्रावधान भी शामिल है, जैसे प्रोस्थेटिक्स, कपड़े और अन्य सामान। साथ ही विकलांग महिला एथलीटों के परिवार के सदस्य के रूप में एक व्यक्ति को वित्तीय सहायता, जो उनके साथ अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में यात्रा कर सकेंगे। इस मामले में मदद करने वाली विकलांगता खेल शोधकर्ता पद्मिनी चन्ना प्रगदा ने कहा कि अब ये सुनिश्चित करना सरकार पर निर्भर है कि इन दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक पैनल का गठन किया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने 6 सप्ताह के भीतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सामाजिक विकलांगता ऑडिट के लिए दिए आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के संबंध में सड़कों और परिवहन के अन्य साधनों सहित सार्वजनिक बुनियादी ढांचों के आकलन के उद्देश्य से 6 सप्ताह के भीतर एक सामाजिक विकलांगता ऑडिट माने सोशल डिसेबिलिटी ऑडिट करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति नजमी वजीरी ने कहा कि विकलांग व्यक्तियों के लिए आवश्यक और सक्षम बुनियादी ढांचे की कमी पूरे शहर में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन है। आंदोलन की स्वतंत्रता को हर तरह से सम्मानित और आश्वस्त किया जाना चाहिए। इसे नागरिक सुविधाओं की कमी से रोका नहीं जा सकता। कोर्ट ने कहा कि ऑडिट के लिए दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति आवश्यक होगी। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के संदर्भ में आवश्यक सुविधा वाले व्यक्तियों को सक्षम करने के लिए मुख्य सचिव के रैंक के अधिकारी या उससे ऊपर के रैंक के एक अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की मदद ले सकती है। कोर्ट ये भी कहता है कि शहर की सभी एजेंसियां जो जनता को सुविधाएं प्रदान करती हैं, जिसमें सड़क रखरखाव प्राधिकरण जैसे डीटीसी, डीएमआरसी, रेलवे, हवाई अड्डा प्राधिकरण इत्यादि शामिल है, नामित अधिकारी के साथ सहायता और समन्वय करेंगे ताकि कानून का उद्देश्य जल्द से जल्द हासिल किया जा सके। एक व्हील चेयर बाउंड युवा स्कूली लड़की द्वारा दायर याचिका पर अदालत विचार कर रही थी। केस का शीर्षक है ज्योति सिंह बनाम नंद किशोर और अन्य। ज्योति सिंह फुटपाथ, संकरी गलियों और परिवहन सुविधाओं और सार्वजनिक परिवहन के अन्य रूपों का उपयोग करने में असमर्थ थी। अदालत ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की योजना के तहत याचिकाकर्ता लड़की को प्रदान किए गए मुआवजे का एक हिस्सा अर्थहीन होगा अगर शहर में सार्वजनिक बुनियादी ढांचा उसके आंदोलन को सीमित करता है। पीठ ने आगे कहा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम, लोक निर्माण विभाग DISCOM, दिल्ली पुलिस, दिल्ली यातायात पुलिस, दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली मेट्रो रेल निगम, नई दिल्ली नगर परिषद GNCTD के साथ साथ ऐसी अन्य एजेंसियों सहित प्रत्येक एजेंसी एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त करेगी जो विकलांग व्यक्तियों को उचित सुविधाएं प्रदान करेगा। पीठ ने आगे कहा कि ये उम्मीद की जाती है कि 3 महीनों के भीतर दक्षिण पूर्व, उत्तर, पश्चिम और मध्य क्षेत्रों में कम से कम 2 किलोमीटर की सड़कों की पहचान की जाएगी और सामाजिक दिव्यांगता ऑडिट के संदर्भ में तैयारी की जाएगी। दिशा निर्देशों के अनुपालन के लिए
अब मामले पर 22 फरवरी 2022 को विचार किया जाएगा। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन अभी जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और लौट कर आऊंगा। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन कंटिन्यू रहेगा, तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स सिर्फ रेडियो उड़ान पर। मैं दिलराज कौर, प्लेबैक सिंगर, बात कर रही हूँ आपसे। आप रेडियो उड़ान सुन रहे हैं। आई एम दिलराज कौर एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो उड़ान। For more info, log on to www.radioudan.com. Download our app from Google Play Store and do not forget to follow us on social media platforms and subscribe to us on our YouTube channel, Radio Udan. प्रोग्राम में फिर से स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, सुनते रहिए कम्युनिटी कलर्स प्रोग्राम। आगे बहुत कुछ है। माय ओपिनियन सेक्शन, कम्युनिटी कलर्स का एडिटोरियल भी होगा, लेकिन पहले सुन लेते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन का बाकी हिस्सा। आनंद महिंद्रा रह गए क्वाड्रपल एम्प्यूटी का हुनर देखकर हैरान, नेट पर ही कर दिया जॉब का ऑफर। दोस्तों, फेमस उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने इस विकलांग आदमी के धैर्य की सराहना की है और लिखा है कि मैं इस सज्जन से चकित हूँ, जिसने न केवल अपनी अक्षमताओं का सामना किया, बल्कि उसके पास जो कुछ भी है उसके लिए वो भगवान का आभारी है। फ्रेंड्स, दरअसल हाल ही में उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने दिल्ली के एक क्वाड्रपल एम्प्यूटी व्यक्ति का एक वीडियो देखा और साझा किया। सच मानिए, इस व्यक्ति ने अपनी विकलांगता को अपने काम के आड़े आने से प्रभावी रूप से रोक दिया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक शख्स एक मॉडिफाइड गाड़ी चलाते हुए दिखाई देता है। वो समझाता है कि वो कैसे गाड़ी स्टार्ट करता है और उसे कैसे चलाता है। इससे प्रभावित श्री आनंद महिंद्रा ने वीडियो साझा किया और उसे अपनी कंपनी में नौकरी की पेशकश कर दी। फ्रेंड्स, अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां ये आदमी दो लोगों से बात करता है जो शारीरिक सीमाओं के बावजूद काम करने की उसकी प्रतिबद्धता से प्रेरित होते हैं। वो आदमी बताता है कि वो कैसे वाहन शुरू करता है, गति को नियंत्रित कैसे करता है और दिशा कैसे बदलता है। बाद में वो बताता है कि मैं 5 साल से ऐसे ही गाड़ी चला रहा हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक पत्नी और एक बूढ़े पिता हैं। मैं उनके लिए काम करता हूँ। ये कहने के बाद गाड़ी शुरू करने से पहले उन्होंने अपना पूरा श्रेय भगवान को देते हुए कहा कि ये सब तो भगवान की कृपा है। फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर करते हुए आनंद महिंद्रा ने महिंद्रा लॉजिस्टिक लिमिटेड को टैग किया और पूछा कि क्या इस ड्राइवर को लास्ट माइल डिलीवरी के लिए बिजनेस एसोसिएट के पद की पेशकश की जा सकती है। इस पर कंपनी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर जवाब दिया गया कि वो इस आदमी को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, नेटीज ने इस व्यक्ति के बारे में कई सुराग भी दिए हैं। संदीप छपराना द्वारा बनाया गया और साझा किया ये YouTube वीडियो दिखाता है कि कैसे इस विकलांग ड्राइवर ने एक अस्थायी ऑटोमोबाइल को अनुकूलित किया ताकि वो अपनी विशेष जरूरतों को पूरा कर सके। दोस्तों, इस व्यक्ति का नाम मोहम्मद असलम बताया जाता है और ये भी पता चलता है कि ये वीडियो 2019 में शूट किया गया था। आइए दोस्तों, अब जानते हैं एक लेटेस्ट मूवी रिव्यू के बारे में। आज हम बातें करने जा रहे हैं एक बहुचर्चित और काफी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म अतरंगी रे के बारे में। इस फिल्म पर मीडिया में काफी सवाल उठ रहे हैं। फ्रेंड्स, ये फिल्म मेंटल हेल्थ पर आधारित है। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले इस फिल्म पर मीडिया आउटलेट लाइव वायर में फरनाज फातिमा, जो एक राजनीति की स्नातकोत्तर छात्रा है, उनका रिव्यू छापा गया है। आइए सुनते हैं कि फिल्म के बारे में फरनाज क्या कहती हैं। दोस्तों, अतरंगी रे फिल्म की शुरुआत में ही विष्णु माने के धनुष को डॉक्टर मधुसूदन एक सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें लगता है कि इस लड़की को विष्णु की मदद चाहिए। इसके बाद विष्णु और उसके दोस्तों की गैंग रिंकू माने कि सारा अली खान से मिलते हैं। रिंकू अपने दर्दनाक बचपन के कारण गंभीर मानसिक स्वास्थ्य विकारों से पीड़ित है। इसके बाद फरनाज लिखती हैं कि मानसिक स्वास्थ्य आज दुनिया में एक गंभीर समस्या है, जो कोविड-19 महामारी के अलगाव और अनिश्चितता के कारण विकराल रूप ले चुकी है। हालांकि किसी भी बात को सामान्य रूप देना
और उसे तुच्छ बना देना, इन दोनों के ही बीच एक बहुत महीन रेखा होती है। ये मूवी इस अंतर को समझने में विफल हुई है और मानसिक विकारों को गंभीर और सूक्ष्म उपचार के बजाय केवल अतरंगी या सनकी रूप में पेश करती है। फिल्म में दिखाया गया है कि रिंकू का बचपन दर्दनाक रहा है और उसने अपनी आंखों के सामने अपनी माता पिता की हत्या देखी है, क्योंकि वो एक इंटरकास्ट कपल थे। जब हम पहली बार रिंकू को फिल्म में देखते हैं तो वो अपने प्रेमी के साथ भाग रही होती है, एक ऐसा प्रेमी जिसे वर्षों से किसी ने नहीं देखा या सुना भी नहीं है। बाद में फिल्म में ये पता चलता है कि कोई प्रेमी है ही नहीं और सज्जाद अली खान माने अक्षय कुमार केवल उसकी एक कल्पना है, जिसे उसने प्यार की कमी और अपने माता पिता की ऑनर किलिंग से जुड़े आघात को भरने के लिए बनाया है। इसके बाद फिल्म में एक मोड़ आता है जब हमें पता चलता है कि डॉक्टर मधुसूदन रिंकू और सज्जाद से मिलने जाते हैं और रिंकू खुद से ही बात करते हुए उन्हें दिखाई देती है। वो वापस विष्णु के पास दौड़ते हैं और कुछ ही मिनटों में समस्या का निदान करते हैं और साथ ही साथ अपने बचपन के आघात को बताते हुए इसे समझाते हैं। लेकिन इस सीन के बारे में फरनाज कहती है कि वास्तविक दुनिया में ये तत्काल निदान न केवल गलत है बल्कि समस्याग्रस्त भी है। ये इंस्टाग्राम थेरेपिस्ट प्रभावित करने वाली, इम्प्रेस करने वाले तत्वों पर स्पष्टीकरण देते हैं और उन मुद्दों का इलाज करते हैं जिनके लिए गंभीर उपचार की आवश्यकता होती है। एक बार समस्या का निदान हो जाने के बाद विष्णु और उसके छात्रावास के दोस्त सभी उसे इस बात का एहसास कराने के लिए एक साहसिक प्लान बनाते हैं। हर कोई सज्जाद से ऐसे बात करता है जैसे कि वो असली हो। एक दृश्य में वे अजनबियों को झूठ बोलने के लिए पैसे भी देते हैं। अब इस पर फरनाज कहती है कि यदि कोई मानसिक स्वास्थ्य रोगी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है तो ये ट्रैप अनावश्यक और खतरनाक है। डॉक्टर मधुसूदन पूरी फिल्म में कहते रहते हैं कि मैं एक मनोचिकित्सक हूँ, मैं महिलाओं को जानता हूँ, जो कि एक बेहद समस्याग्रस्त मानसिक लिंग कोण है। फिल्म में प्रॉब्लम होने पर एक महिला को बहुत अधिक भावनात्मक और हिस्टेरिकल होने के रूप में दिखाया गया है। एक दृश्य में मधुसूदन दर्शकों के साथ एक जादुई प्रदर्शन का आयोजन करता है जिसमें सिजोफ्रेनिया, ओसीडी, अल्जाइमर्स और अन्य बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति शामिल होते हैं और फिर वे बहुत ही वास्तविक रूप से कहते हैं कि किसी को सज्जाद दिखे ना दिखे, इन्हें जरूर दिख रहा है। इस पर गुस्से से फरनाज ने कहा है कि ये ठीक वैसा ही है जैसे सभी मानसिक स्वास्थ्य रोगी एक ही टाइप के होते हों और एक ही व्यक्ति के भ्रम और मति भ्रम को हर कोई शेयर कर रहा हो। ऐसे देश में जहां मानसिक स्वास्थ्य को वैसे भी गंभीरता से नहीं लिया जाता है, वहां ये वर्गीकरण सिर्फ एक खतरनाक रूढ़िवादिता का निर्माण और प्रचार करता है। ये फिल्म किसी भी तरह से मानसिक स्वास्थ्य विकार से गुजर रहे किसी भी व्यक्ति के लिए प्यार और समर्थन की परिवर्तनकारी शक्तियों को चित्रित करने के अच्छे इरादों से निकाली जा सकती थी, लेकिन इसे दवा या किसी प्रकार की चिकित्सा द्वारा समर्थित होना चाहिए। फिल्म में आघात केवल चरमोत्कर्ष पे ही हल हो जाता है क्योंकि रिंकू को विष्णु के लिए अपने प्यार का एहसास हो जाता है। हास्य यदि चतुराई से उपयोग किया जाए तो गंभीर विषयों में भी संलग्न होने के लिए एक महान उपकरण है, लेकिन इस फिल्म में हास्य का उपयोग सिर्फ ऊपरी तौर पर किया गया है और इससे समस्या को पहचान नहीं मिलती। उपचार में संवेदनशीलता फिल्म में गायब है और इसके बजाय हमें जो देखने को मिलता है वो मानसिक विकारों का एक फालतू और बेमानी चित्रण है। जम्मू कश्मीर में राज्य निःशक्त जन आयुक्त माने के स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर की नहीं हो सकी है अभी तक नियुक्ति। फ्रेंड्स, जब विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 को राष्ट्रीय स्तर पर अधिनियमित किया गया था, तब जम्मू कश्मीर सरकार इस कानून को अपनाने में विफल रही और ना ही पूर्ववर्ती राज्य सरकार द्वारा ऐसा कानून बनाया गया था। जम्मू और कश्मीर ने अपनी प्रचलित कानून यानी कि अधिनियम 1998 का पालन करना जारी रखा। दिसंबर 2018 में जम्मू कश्मीर सरकार ने विकलांग व्यक्तियों का एक नया संस्करण अधिनियमित किया, जो लगभग केंद्रीय अधिनियम RPWD अधिनियम 2016 के समान था। लेकिन 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद
इस कानून को भी खारिज कर दिया गया। 31 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय कानून यानी कि RPWD अधिनियम 2016 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के पहले आदेश के साथ स्वचालित रूप से जम्मू कश्मीर तक बढ़ा दिया गया। ये माना जाता है कि नए कानून से जम्मू कश्मीर में विकलांग व्यक्तियों को लाभ होगा, लेकिन 2 सालों से भी अधिक समय के बाद इसके अधिनियम कानून को लागू नहीं किया जा रहा है, क्योंकि राज्य विकलांग आयुक्त की नियुक्ति अब भी बाकी है। केंद्र शासित प्रदेशों में RPWD अधिनियम 2016 के तहत राज्य आयुक्त का भी प्रावधान है। इसमें होता यह है कि राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन अधिसूचना द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए एक राज्य आयुक्त नियुक्त कर सकता है। RPWD 2016 कहता है कि एक व्यक्ति स्टेट कमिश्नर के रूप में नियुक्ति के लिए तब योग्य नहीं होगा जबकि उसे पुनर्वास के संबंधित मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव न हो। राज्य आयुक्त को देय वेतन और भत्ते और सेवा के अन्य नियम और शर्तें भी हैं। राज्य सरकार राज्य आयुक्त को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए अपेक्षित अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की प्रकृति और श्रेणियों का निर्धारण करती है और राज्य आयुक्त को ऐसे अधिकारी और अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराए जाते हैं जो वो ठीक समझे। राज्य आयुक्त को RPWD अधिनियम 2016 के अनुरूप कई काम करने होते हैं। जम्मू कश्मीर में विकलांग व्यक्तियों को विशेष रूप से उनके हर कदम में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। वे ज्यादातर व्हील चेयर में घूमते हैं या बैसाखी का उपयोग करते हैं। हमारे पास जो सार्वजनिक स्थान है वे शायद ही विकलांग लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। कहीं कोई रैंप नहीं है या कहीं पर विकलांग व्यक्ति के चलने के लिए हॉलवे बहुत संकीर्ण है। विकलांग व्यक्तियों के लिए बेहतर शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच एक अन्य चुनौती है। अब इन चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य आयोग एक बड़ी भूमिका निभाता है। सरकार से अब अनुरोध किया गया है कि वो यथाशीघ्र RPWD अधिनियम 2016 के तहत उपयुक्त व्यक्ति को राज्य आयुक्त के रूप में नियुक्त करे तथा जम्मू कश्मीर के विकलांग जनों की सहायता के मार्ग खुले करें। कश्मीर में मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति है गंभीर, विशेषज्ञों ने पेश की राय। दोस्तों, एक प्रसिद्ध मीडिया आउटलेट में छपे आर्टिकल के अनुसार जम्मू कश्मीर में तनाव से मरने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिसका बड़ा कारण है 2019 में हटाई गई धारा 370 को मुख्य माना जाना। कश्मीर के लोग खुद को ही कैदी जैसा महसूस कर रहे हैं। लोगों में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ती जा रही है। फ्रेंड्स, कश्मीर बेहद चिंताजनक मानसिक स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से आत्महत्याओं के दर में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। विशेषज्ञों का दावा है कि निरंतर राजनीतिक अनिश्चितता और अव्यवस्था पर कोविड-19 के दुष्प्रभाव ने लोगों की मानसिक स्थिति पर भारी असर डाला है। माना जा रहा है कि कश्मीर के लोगों की मानसिक स्थिति पर तब ज्यादा असर पड़ना शुरू हुआ जब भाजपा की सरकार ने 2019 में जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य वाले दर्जे को खत्म कर दिया और केंद्र शासित भागों में उसे बांट दिया। इस फैसले के साथ कई महीनों तक संचार माध्यमों को प्रतिबंधित कर दिया गया और लोगों की आवाजाही भी काफी हद तक कम कर दी गई थी, जिससे लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर काफी भारी दबाव पड़ रहा था। इस प्रभाव को 2020 के राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के निष्कर्षों में देखा जा सकता है, जो साल भर में आत्महत्याओं में 13.9% की वृद्धि को दिखाता है। मानसिक स्वास्थ्य डॉक्टरों के अनुसार कश्मीर में आत्महत्याओं के स्तर में जिस प्रकार वृद्धि हुई है वो आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक या अनिश्चित राजनीतिक परिदृश्य के बारे में अनिर्हित चिंताओं की वजह से है, जो कि एक खतरनाक स्थिति का संकेत बयान करती है। ये घाटी क्षेत्र पिछले 2 सालों से लगातार 2 लॉकडाउन्स के संयुक्त प्रभाव से पीड़ित है। यहाँ पर बेरोजगारी वर्तमान में अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर है, क्योंकि पिछले 3 वर्षों से इस क्षेत्र में काम धंधे अपने वजूद को बचाने की स्थिति पर पहुंच चुके हैं, जिसके चलते बेरोजगारी अपने चरम पर है। रोजगार में वृद्धि तभी संभव है जब निजी क्षेत्र पूरी तरह से चालू स्थिति में वहां पहुंच जाए। व्यवसायिकों की बैलेंस शीट से पता चलता है कि चीजें ठीक दिशा में नहीं जा रही हैं। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है
कि और भी कड़े कानूनों की जरूरत और दवा वितरण नियमों की सख्ती को लागू किया जाना चाहिए। मादक द्रव्यों का सेवन और गंभीर अवसाद कश्मीर में फैलता ही जा रहा है। मादक पदार्थों की लत के आंकड़े बेहद गमगीन तस्वीर को दर्शाते हैं। ओपीडी में हर रोज कम से कम 50 से 60 नशे के आदी रोगियों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं से चार होते हुए देखा जा सकता है। एक डॉक्टर ने इस बारे में बताया कि हालांकि हम अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन मनोचिकित्सक सिर्फ जिला अस्पतालों में ही उपलब्ध है, जो कि पर्याप्त नहीं है। हमें नैदानिक मनोवैज्ञानिकों, मानसिक स्वास्थ्य सामाजिक कर्मचारियों, मनोचिकित्सकों और सामुदायिक सलाहकार जैसी अतिरिक्त पैरा चिकित्सा सेवाओं की भी आवश्यकता है। कश्मीर के मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में और भी काम किए जाने की जरूरत है। तो डिटेल न्यूज़ बुलेटिन में आपने अब तक की जो इस वीक की खास खबरें सुनी और उम्मीद करते हैं कि आपको नई नई अपडेट्स ज़रूर मिली होंगी। और हम हमेशा कहते हैं कि आप भी अगर कोई अपडेट हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप हमें न्यूज़ भेज सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि उस न्यूज़ को वेरीफाई करके इस प्रोग्राम में हम शामिल करें। तो बहरहाल डिटेल न्यूज़ बुलेटिन के बाद वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के उस पार होगा सेक्शन आर ओपिनियन या हमारी राय दानिश महाजन के साथ। तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मेरा टॉवल कहाँ पर पड़ा हुआ है? महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, यार तू भारतीय 24 घंटे ब्रेल ही पढ़ता रहता है, कभी कंप्यूटर पे भी पढ़ लिया कर, तभी तो तुम लोगों के नंबर नहीं आते। मैं तो भैया दोनों से पढ़ता हूँ, लेकिन ज्यादा मजा मुझे ब्रेल पढ़ने से ही आता है। हमको नहीं मजा आता ब्रेल से। यार अभी एग्जाम देने जाना है तो मैं फटाफट से एक बार एक लुक ले लेता हूँ। शिट, ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा मेरा? ओ ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा? अबे कंप्यूटर कहाँ से चलेगा, लाइट चली गई है। उफ, अब मैं कैसे पढ़ूं? काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद मैं फिर से आपके साथ हूं, आपका दोस्त पुनीत। और चलिए अब बढ़ते हैं माय ओपिनियन सेक्शन की ओर। पेश कर रहे हैं दानिश महाजन। या दोस्तों नमस्कार, मैं दानिश महाजन, कम्युनिटी कलर की सेगमेंट अवर ओपिनियन में आपका स्वागत। अगर आपके पास डिसेबिलिटी से रिलेटेड कोई न्यूज है तो danish.mahajan88@gmail.com पर शेयर करना मत भूलें। 4 जनवरी 1809 पेरिस कॉबरे में एक शख्स का जन्म हुआ। किसी को मालूम नहीं था कि ये इतिहास लिखने वाले होंगे और इन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन में उजाला लाया होगा। 3 साल की उम्र में इनके शख्स के पिता गांव में एक दुकान चलाते थे हार्नस की, जिसका इस्तेमाल होता था घोड़े की लगाम बनाना, उसकी काठी बनाना इत्यादि के लिए। इसको चमड़े में इंस्ट्रूमेंट के साथ बनाया जाता था। इनके बेटे ने देखा कि मेरे पिता ये काम करते हैं। एक दिन उनकी दुकान में एक कस्टमर आया। इन्होंने सोचा कि मैं भी कस्टमर को ये बना के देता हूं, तो उन्होंने चमड़े पर एक नुकीली सुई के साथ छेद करने शुरू कर दिए। वो सुई उनके हाथ से छिटी और वो सुई उनके हाथ से फिसल के उनकी आंख पर लगी। आंख पर लगते ही वो जोर से चिल्लाए। उनके पिता, माता, 2 बहनें और भाई उनकी मदद के लिए आए। देखा कि आंखों से ब्लड निकल रहा है। उस समय जो अस्पताल था वो कॉबरे से बहुत दूर था, तो उन्होंने क्या किया, गांव में एक औरत थी जो हर्बल्स की दवाइयां बनाती थी और गांव वालों को देती थी। उसके पास उसको ले जाया गया। उस औरत ने हर्बल का एक लेप बनाया,
उसमें कपड़े को डुबोया और उनकी आंखों पे लगा दिया। परिणाम स्वरूप इन्फेक्शन हुई और उनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर लुई ब्रेल जी की। तब फ्रांस में एक स्कूल हुआ करता था, रॉयल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड यूथ। वहां इन्हें स्टडी के लिए भेजा गया। वहां ये स्टडी करते थे, लेकिन उस समय दृष्टिहीनों के पढ़ने के लिए कोई व्यापक लिपि नहीं थी। इनिशियली लुई ब्रेल जी इससे पहले अपनी बहन के साथ गांव के स्कूल में जाते थे। वहां जो अध्यापक कहते थे वो सुनकर ही उसे याद करते थे, लेकिन कितनी देर चीजों को सुन के याद रखा जाता है। ऐसे करते हुए भी वो एक बहुत अच्छे विद्यार्थी थे। बाद में उनको रॉयल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड यूथ में भेजा गया। वहां जैसे जैसे स्टडी बढ़ने लगी और वो याद रखते थे, उनको लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। फिर मुलाकात हुई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर चार्ल्स वेबर से। वो आर्मी की कोड लैंग्वेज बनाते थे। उस कोड लैंग्वेज से आर्मी बात करती थी। उस समय वो 12 नोट्स की थी। लुई ब्रेल जी को वहीं से आइडिया आया कि मुझे इसमें सुधार करना है और ये हम लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने 12 डॉट्स से उसको 6 डॉट्स में किया और इस तरह से ब्रेल में एक लिपि, ब्रेल लिपि का आविष्कार हुआ, जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी में उजाला लाया। जिसी हथियार से उनकी आंखें गई थी, उसी हथियार से उन्होंने हजारों लोगों को जीवन दिया। अगर ये लिपि ना होती तो शायद हमारे एक्टिविस्ट उस समय पढ़ नहीं पाते और हमारे लिए इतना काम ना होता। आज बेशक टेक्नोलॉजी का बोलबाला है, लेकिन अगर ब्रेल ना होती तो दुनिया भर में हमारे इंस्टीट्यूट ना खुलते, हम उतनी सक्षमता से पढ़ ना सकते, हमारे लिए काम ना होता। ये सारा क्रेडिट जाता है डॉक्टर लुई ब्रेल जी को और ब्रेल को। आज भी जो लोग कहते हैं कि ब्रेल कमतर है, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आज भी ब्रेल की प्रासंगिकता उतनी ही है। आज भी दृष्टिहीनों के पढ़ने के लिए ब्रेल एक प्राथमिक साधन है, जागरूकता के लिए एक साधन है। ये कहना है यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड ब्रेल डे पर। हमारी ओर से भी आपको ब्रेल डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेल को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ब्रेल के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। यूनाइटेड नेशन की ओर से इस मैसेज का आना एक बड़ी बात है और ब्रेल पर फोकस करना, ताकि जो लोग भटक गए इस रास्ते से वापस इस रास्ते पे आए। आज कोब्रे उनके घर में, जो घर था उसको एक म्यूजियम में बदल दिया गया है फ्रांस में, और उस घर की पट्टी पे लिखा है लुई ब्रेल जी का जन्म इसी घर में हुआ। उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। तो सोचा यूनाइटेड नेशन की इस पोस्ट को आपके साथ शेयर करूं। ये डे हमारे लिए बहुत महत्व है। इस डे का हमारे लिए बहुत महत्व है। आप लोग भी ब्रेल के साथ जुड़े अगर नहीं जुड़े हैं, क्योंकि जहां ब्रेल काम आएगी वहां और कोई चीज काम नहीं आएगी। उस चीज का बेनिफिट आपको तब तक नहीं होता जब तक वो आपको आती नहीं है। जब आपको आती है तब आपको उसकी प्रासंगिकता और उसका महत्व समझ आता है। मिसाल के तौर पे अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ ताश खेलना चाहते हैं, आपके पास ब्रेल ताश के अलावा दूसरी कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप स्टेज पे भाषण दे रहे हैं तो कुछ पॉइंटर लिखने के लिए आपके पास ब्रेल के अलावा कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। अगर आप थक गए हैं, ऑडियो में कुछ नहीं सुनना चाहते, अपने हाथों से पढ़ना चाहते हैं, किताबों जैसा फील लेना चाहते हैं, तो आपके पास दूसरी ऑप्शन नहीं है। और हमारी पहचान ब्रेल से है। हम बाहर आज भी जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आप ब्रेल पढ़ते हो। ये ब्रेल है, ये दृष्टिहीनों के लिए है। तो उम्मीद है कि ब्रेल के साथ हम जुड़ेंगे और इसको आगे लेके जाएंगे। बहरहाल आपको फिर से एक बार शुभकामनाएं। अगले सप्ताह फिर मिलूंगा किसी और टॉपिक के साथ। नमस्कार। उम्मीद करेंगे कि आपको ये सेक्शन, ये सेगमेंट पसंद ज़रूर आया होगा और आप अपना फीडबैक इस सेक्शन और पूरे प्रोग्राम के मुतल्लिक हमें ज़रूर देंगे। और फीडबैक देने के जो तरीके हम पहले प्रोग्राम की शुरुआत में बता चुके हैं, तो आप किसी भी तरीके से अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। प्रोग्राम के अब अंजाम का वक्त हो रहा है, लेकिन चलते चलते अब आइए आखिर में प्रोग्राम के जानते हैं न्यूज़ हेडलाइंस एक बार फिर।
विकलांग महिला एथलीटों के संबंध में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देश ने जगाई उम्मीद। विकलांग महिला एथलीटों के लिए बदलेगा माहौल। कश्मीर में मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति है गंभीर, विशेषज्ञों ने पेश की राय। विकलांग व्यक्तियों के लिए नेशनल फेलोशिप 2021-22 के लिए आवेदन की घोषणा। दिल्ली हाईकोर्ट ने 6 सप्ताह के भीतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सामाजिक विकलांगता ऑडिट के लिए दिए आदेश। आनंद महिंद्रा रह गए क्वाड्रपल एम्प्यूटी का हुनर देखकर हैरान, नेट पर ही कर दिया जॉब का ऑफर। जम्मू कश्मीर में राज्य निःशक्त जन आयुक्त माने के स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर की नहीं हो सकी है अभी तक नियुक्ति। पंजाब सरकार द्वारा नौकरी से वंचित किए जाने पर विशेष रूप से विकलांग शतरंज खिलाड़ी मलाइका हांडा ने ट्वीट करके किया आरोप, कहा मुझे पंजाब सरकार ने बेवकूफ बनाया है। तो इसी के साथ मुझे यानी पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।